सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाने की मजम्मत की है और कहा है कि सहाफ़ियों को गालियां देने के ट्रेंड्स हुकूमत के नाक़दीन को खामोश कराने का एक और हमला है। गालियां देकर सहाफ़ियों को पैगाम दिया जा रहा है कि खामोश रहें या नताइज भुगतने को तैयार रहें। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुखालिफ आवाज़ों की ट्रोलिंग के बजाय कोरोना पर तवज्जो दें। इतनी मेहनत कोरोना पर बेदारी के लिए की जाए तो वक्त वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। इन गैर मामूली हालात में मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है उसके बाद जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। सूरत हाल ये है कि वो सहाफ़ी जिन्होंने वज़ीर आज़म से कोरोना ब्रीफिंग के दौरान सख्त सवालात किए, उन्हें बाद में सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद और गालियों का सामना करना पड़ा। उनकी फैमिली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस हवाले से वज़ीर आज़म से सख्त सवाल पूछने वाले सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने 3 दिन पहले दुनिया अखबार में कॉलम लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त 3 ममालिक ऐसे हैं जहां सहाफ़ियों को हुकूमत के रद्द अमल का सामना है। अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहाँ की हुकूमतें खुश नहीं हैं। आपने सदर ट्रंप को सुना होगा कि वो मीडिया पर बरस रहे थे जब उन्होंने वायरस को चीनी वायरस करार दिया था। बाद में एक और सहाफ़ी के सवाल पर वो भड़क उठे थे कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहिब मीडिया के सवालात से नाखुश हैं और अब की दफ़ा जो प्रेस ब्रीफिंग रखी थी उसमें सिर्फ 4 सहाफ़ी बुलाए गए थे, जिस पर नसीम ज़हरा ने सवाल भी उठाया कि बाकी सहाफ़ी कहाँ हैं। इस पर कहा गया कि बैठने की जगह कम थी। हालांकि उसी जगह वो 2 दफ़ा 10-10, 15-15 सहाफ़ियों के साथ ब्रीफिंग कर चुके थे। ज़राए कहते हैं कि दरअसल अब की दफ़ा जब सहाफ़ियों को फ़ोन किए गए थे कि वो तशरीफ़ लाएँ तो ज़्यादातर ने या तो वज़ीर आज़म ऑफिस के फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया या वक्त की कमी का बहाना बनाकर मुआज़रत कर ली। अब ये नया ट्रेंड उभर रहा है कि सहाफ़ी वज़ीर आज़म साहब की प्रेस ब्रीफिंग में जाने को तैयार नहीं है। जिस तरह प्रेस ब्रीफिंग के बाद सोशल मीडिया टीम ने गंदे गंदे ट्रेंड्स ट्विटर पर चलाए, सहाफ़ियों को गालियां दी गईं और मोहम्मद मालिक की घरेलू तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई गईं, तो लोगों को वो दौर याद आ गया जब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें जहाज़ों के ज़रिए शहरों में गिराई जाती थी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लिहाजा अखराजात ज़्यादा करने पड़ते थे। अब आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी ख़जाने से 3-4 करोड़ रुपए निकाल कर एक टीम बना लें, वो आपके इशारे पर 24 घंटे मसरूफ़ रहेगी। रऊफ़ क्लासरा के कॉलम के मुताबिक यही वजह थी कि काबीना के पिछले इजलास में जब इस प्रेस ब्रीफिंग का जिक्र हुआ तो वज़ीर आज़म नाखुश थे कि ऐसे सहाफ़ियों को किसने बुलाया जिन्होंने उनसे गलत सवालात किए। ज़राए कहते हैं कि यह भी कहा गया कि इस तरह के सवालात से हुकूमत का मुआशी पैकेज पीछे चला गया। उस पर एक अहम वज़ीर जिन्हें अभी बड़ी मुश्किल से दोबारा वज़ारत मिली है, उन्होंने खुशी से सबको काबीना में बताया कि फ़िक्र ना करें, उन तमाम सहाफ़ियों जिन्होंने वज़ीर आज़म से गलत सवालात किए थे उनकी सोशल मीडिया पर धुनाई की जा रही है। वज़ीर खुशी से सबको तसल्ली दे रहे थे कि वो सहाफ़ी अब छुपते फिर रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके पीछे है। अब बंदा क्या करे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो और उसके बाद ये प्लान बनाया जाए कि अब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्या ट्रेंड चलाने हैं। तो क्लासर के आर्टिकल के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या तरजीहात हैं और मीडिया को कैसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा ये निकला है कि अब सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में जाने से कतरा रहे हैं। कॉलम के मुताबिक क्या इसे हुकूमत की सोशल मीडिया टीम जो हाल ही में तश्कील दी गई है कि पहली कामयाबी करार दिया जा सकता है कि सहाफ़ी प्रेस ब्रीफिंग में जाने से कतरा रहे हैं कि इसके बाद कौन अगले 2 दिन तक गालियां खाएगा और आपके घर वालों की तस्वीरें भी शेयर की जाएं। जब मैं वज़ीर आज़म हाउस की ब्रीफिंग के लिए गया था और एक हुकूमती ओहदेदार से बात हो रही थी तो मैंने पूछ लिया कि क्या यह तय कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ ने दोबारा सियासत नहीं करनी, ना ही उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, ना ही उन्हें मीडिया की गुडविल चाहिए, या उनका ख्याल है कि सोशल मीडिया उन्हें जितवा देगा, इसलिए ये वक्त वो सोशल मीडिया पर गुजारना चाहते हैं। मैंने कहा इस पॉलिसी से जो नुकसान हुआ है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों 18 माह में दोबारा खड़ी हो गई हैं। इन दोनों पार्टियों ने जिस अंदाज में हुकूमतें की थी इसके बाद तो उन्हें 18 बरस तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इस अंदाज में हुकूमत चलाई और मीडिया को मिस हैंडल किया है कि वो दोबारा ना सिर्फ उभरी हैं बल्कि सिंध की हद तक मामलात पंजाब से बेहतर नजर आ रहे हैं। वो साहब कहने लगे कि मीडिया जानबूझकर मुराद अली शाह को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है क्योंकि मीडिया हमसे खुश नहीं है। तो मैंने कहा आप सब मलबा मीडिया पर डालते जाएंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप खुद ही कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बना सकेंगे और ख़ुद अपना नुकसान करते जाएंगे। तो वो कहने लगे कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर इश्यूज़ बयान करता है। मैंने कहा कि मीडिया क्या करे, अवाम जब मुश्किलात बताएं तो मीडिया उनके साथ खड़ा होगा या हुकूमत का बयानिया बेचेगा।
یہ ساری کی ساری باتیں اس کالم میں لکھ دی گئی ہیں. اب حکومت پر مسلسل سوال اٹھ رہا ہے. 24 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافیوں کو کورونا کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی. اس بریفنگ میں صحافی رؤف کلاسرا نے وزیر اعظم سے میڈیا کے حوالے سے سوالات پوچھے. خان صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں. بہرحال دین آپ کا شکریہ. آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا. 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہل چل نظر نہیں آئی, اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی, وہ کرفیو پہ جائے گی, وہ سپلائیز پہ جائے گی, ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی, ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے, آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے, آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میں اجازت دے دیں. پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی کہ جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے, آپ کی ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے, وہ بنتی ہے. تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس, جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا, اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رؤف دیکھیں, بات سنیں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے. وزیر اعظم نے جواب دیا, مگر اس کے بعد رؤف کلاسرا کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا گیا, انہیں گالیاں دی گئی. اسی طرح صحافی ارشد شریف, محمد مالک, ارشاد بھٹی کو بھی گالیاں دی گئی. سنیے ارشاد بھٹی نے کیا سوال کیا. پرائم منسٹر صاحب میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ ارشاد بات سنیں. دیکھیں, اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ارشاد بھٹی کو بھی سوشل میڈیا پر بھرپور گالیاں پڑیں, اور پھر صورتحال یہ بنی کہ وزیر اعظم کی اگلی بریفنگ میں صحافی کم بلائے گئے. تو صحافی نسیم زرہ نے سوال بھی پوچھا کہ صحافی کم کیوں بلائے. وزیر اعظم نے اس کا جواب دیا. مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے. آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا. یو گریو ٹالر. آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے, اور تو یہ میں ضرور کہوں گی. جی میں بالکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے, لسٹ بنائی تھی کوئی 8-9 لوگ, اس سے زیادہ ویسے ہی یہ کرونا کی ایک میں سنو لوگ زیادہ تھے. لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ کتنے 3-4 نہیں آ سکے. اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم ویسے ہی سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں. جی نسیم زہرا صاحبہ کے بارے میں بھی بہت ہی نازیب الفاظ استعمال کیے گئے سوشل میڈیا پر, ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے. تحریک انصاف پر ماضی میں بھی الزام لگتا رہا کہ وہ سوشل میڈیا پر مخالفوں کو ٹرول کرتی ہے, ان پر الزامات لگاتی ہے, گالیاں دی جاتی ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ حکومت پر تنقید کر دی ہے, مگر ماضی میں جب یہ الزام لگتا تھا تو عمران خان اپوزیشن میں تھے, وہ کہتے تھے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا پر پتہ نہیں یہ کون کر رہا ہے. مگر اب تحریک انصاف حکومت میں ہے, اس کے پاس FIA ہے جس کا سائبر کرائم ونگ ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کے خلاف تحقیقات کرے اور کارروائی کرے اور پتہ چلائے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیونکہ حکومت پر الزام لگ رہا ہے اور حکومت کا نام آ رہا ہے.
वज़ीर आज़म इमरान खान से मीडिया ब्रीफिंग में सहाफ़ी नसीम ज़ेरा ने एक और सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, आप अपोजिशन से बात कीजिए, आपको अपोजिशन से बात करनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने इसका जवाब दिया कि ये जितने भी लोग हैं, मैं तो 30 साल तक ये लोग इक़्तिदार में रहे, इसी अशराफिया के ख़िलाफ़ तो मेरी 30 साल की जिद्दोजहद है, उसी की वजह से अवाम का ये हाल है। ये वज़ीर आज़म के जवाब का क्रक्स था। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस वक्त 30 साल तक इक़्तिदार में रहने वालों पर तनकीद कर रहे थे, उनके साथ वज़ीर खुराक खुसरो बख्तियार बैठे थे, जो माज़ी में नून लीग और परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म ने जो ताकतवर के एहतसाब की बात की, तो इसकी बड़ी मिसाल खुसरो बख्तियार साहब भी हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि नायब मुल्तान ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ तहकीकात शुरू की, नायब हेड क्वार्टर ने इंक्वायरी की मंजूरी नहीं दी, फिर जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो नायब ने मंजूरी दे दी, फिर अचानक नायब ने इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर मुंतकिल कर दी। हालांकि नायब मुल्तान का दावा था कि उसके पास काफ़ी शवाहिद थे, मगर इंक्वायरी रोक दी गई और उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना मामला आगे बढ़े। इसी तरह तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगता है कि उसकी काबीना में आधे से ज़्यादा लोग जो मुशर्रफ के साथ रहे थे वो इस वक्त साथ हैं। वज़ीर बिजली उमर अय्यूब पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ में है। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, उनकी काबीना का हिस्सा रहे, अब तहरीक इंसाफ में है। ज़ुबैदा जलाल साहिबा परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी, अब तहरीक इंसाफ में है। मियां मोहम्मद सुमरो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, अब तहरीक इंसाफ की काबीना के रुकन हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म के साथ उस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक़ एमान साहिबा बैठी थी, वो पीपल्स पार्टी में रहीं, वज़ीर इत्तलात रहीं, उस हुकूमत का दिफा करती रहीं, अब तहरीक इंसाफ में है। वज़ीर आज़म के साथ हफीज़ शेख बैठे थे, वो पीपल्स पार्टी के 4 साल वज़ीर ख़जाना रहे। इसके अलावा इस वक्त उनके इत्तेहादी परवेज़ इलाही हैं, वो 5 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। तो 30 साल जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की, वो तो अब वज़ीर आज़म के साथ हैं। साथ ही अगर बात की जाए शरीफों की, तो वज़ीर आज़म 30 साल की बात कर रहे हैं, मगर अब से 12 साल पहले तक तो परवेज़ मुशर्रफ ने जो शरीफों के खिलाफ केस बनाया, वो नवाज शरीफ का दिफा करते रहे। नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law.